आज हमारे साथ आप देख रहे हैं एक युवा नेता, नाम है अतुल कठेरिया। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 20 साल है। ये राजनीति का भूत क्या है, वो तो समझ नहीं आया। ये राजनीति का भूत नहीं, हाँ। इस देश और इस प्रदेश में जो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज के लोगों पर जो दिन पे दिन शोषण, अन्याय, अत्याचार जो चरम सीमा पर है। सपना ये नहीं है कि MP MLA विधायक बनूं, सिर्फ सपना ये है समाज की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी काशीराम, माई वो चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में बुलंद करने का काम कर रहा है। पहले सामाजिक काम, भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो एक संगठन है, जो एक नेता बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ से लोगों को कैडराइज कर आजाद समाज पार्टी में भर्ती किया जाता है। हरियाणा हम लड़े, एक भी सीट नहीं आई, पर हमने वहाँ से कुछ सीखा। हम नई पार्टी हैं, हमने हरियाणा लड़े, वहाँ से कुछ अगर नहीं हमें मिला तो हमें कुछ सीखने को मिला। अगर दिल्ली से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ से हमें सीख मिलेगी। बहुजन समाज की कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और बात रही तमाम और संगठनों की, जो आजाद समाज पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं पद के लिए या किसी के लालच में जिन्होंने और अपने संगठन बनाए जाकर हैं, वो पार्टी के गद्दार लोग थे। वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के गद्दार लोग थे। अभी तो हमारा एक सांसद है, आपने देखा होगा, संसद के अंदर 502 सांसदों के मुंह पे ताला मारने का काम करता है, विपक्ष और पक्ष के। जब आप विधायकी के लिए या जिला पंचायती के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतारें और ये लोग गड़बड़ करें, हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या उम्मीद है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोगों से गड़बड़ करने का इंजाम पता है लोगों को। फर्रुखाबाद में BR अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो हटा दी गई थी और फिर शासन पर दबाव बनाकर उस मूर्ति को हटवाया गया है। कोई बात नहीं, जिस दिन हम ताकत में आएंगे उस दिन सबको जवाब देने का काम करेंगे, और फिर हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, और वो हम वक्त आने पर ही आपको बताएंगे। जिस समय पानी पीने का दलितों को अधिकार नहीं था, जिस तालाब में कुत्ता, जानवर, भैंस, तमाम चीज लोग पानी पी लेते थे, उस तालाब के अंदर बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में राजनीतिक मतलब जनसेवा करते करते विधायक सांसद बनने के भी ख्वाब देख गए? अगर समाज कहेगा तो जरूर लड़ूंगा। हमने देखा है आंदोलन के टाइम पे लाठीचार्ज ही हो जाता है, लाठियां ही पड़ी हैं, क्योंकि हम अब कुछ हुआ क्योंकि इस देश में कहा जाता है कि जब तक आपके ऊपर लाठी ना पड़ी हो और जब तक आप जेल ना गए हो तब तक पक्के नेता नहीं बन सकते, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ भी है। हाँ। तो अब नेता पक्के ही है, पक्के नेता, बिल्कुल पक्के नेता। सब कुछ हुआ है, लाठी भी लगी है, मुकदमा भी लग गया है, जेल भी देख ली है, सब कुछ देख लिया, सीप कार से सब कुछ हर जगह घूमा है। अब किसी प्रकार का कोई डर और कोई भय नहीं है। तो भगवान में विश्वास रखते हैं? कहाँ है भगवान? देखा है आपने? मैंने देखा है, बहुत से नेता हैं लगे पड़े हुए हैं मंदिर में। आज जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है तब कहाँ चला जाता है? भगवान क्यों नहीं बचाता है? जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, गरीब मजलूम मारे जाते हैं, कहाँ चला जाता है? मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो मतलब क्या गुमराही करके प्रधानमंत्री बन गए? कोई अच्छे काम नहीं किए? आपकी नज़र में एक अच्छा काम बता दो, आप 5 अच्छे काम गिना दो पत्रकार महोदय। अगर ज़्यादा आप सच्चाई दिखाओगे तो पत्रकारों की हत्या करा दी जाती है। अभी हाल ही में हुई, पता है, मुकेश चंद्रा की। तो सच बोलने की बिका हुआ मीडिया, देश का खुद ही मीडिया बिका हुआ है। हाल ही में प्रधानी का भी चुनाव आ रहा है, जिला पंचायती का भी आ रहा है, विधायकी का भी आ रहा है। 2-3 साल है अभी। कौन सी सीट से लड़ने के लिए तैयारी है आपकी? अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर कायमगंज की विधानसभा से ही लड़ूंगा, और विधानसभा का ही चुनाव लड़ूंगा। जिस दिन फर्रुखाबाद ने एक हमारे जैसे भाई को, एक हमारे जैसे नौजवान को जिस दिन राजनीतिक ताकत दे दी, तो ये मेरा विश्वास है कि फर्रुखाबाद में एक भी अगर बलात्कार जैसी अगर घटना हो गई तो चौराहे पर खड़ा करके अपनी आंखों के सामने आग ना लगवा दी तो फिर बता लो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आज हमारे साथ आप देख रहे हैं एक युवा नेता, नाम है अतुल कठेरिया। इनसे जानेंगे इनके राजनीतिक करियर के बारे में कि राजनीति की ओर ये मतलब इस छोटी सी उम्र में राजनीति की तरफ क्यों जा रहे हैं। सरकारी नौकरियां भी हैं वो भी निकलती हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं कि हो मतलब छोटी सी उम्र में नौकरी कर लेते या फिर अन्य कोई काम कर लेते, राजनीति जरूरी क्यों है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और उन बातों पर चर्चा करेंगे जो देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, देश में मतलब गलत काम जो हो रहा है और जो शोषण किया जा रहा है SC समाज का, ST SC और OBC, इन सभी से जुड़े जो सवाल हैं वो सभी पूछेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय रहेगी वो भी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद INDC नेटवर्क न्यूज़ चैनल का। अच्छा,
अपने बारे में बताइए। हम जानते हैं कि आपका नाम अतुल कटेरिया है, आप भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपका पद कौन सा है? मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से जिला महामंत्री फरुखाबाद के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है। 20 साल उम्र तो मेरी भी है, लेकिन राजनीति की ओर क्या मतलब जाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि गांव मतलब जो अपना फर्रुखाबाद है, आप भी फर्रुखाबाद से हैं, हम भी फर्रुखाबाद से हैं। फर्रुखाबाद में हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं या कुछ नहीं तो पापा के साथ खेत में हाथ बटा लेते हैं, या पापा काम कर रहे हो उसके उनके साथ लग जाते हैं। ये राजनीति का भूत क्या है? वो तो समझ नहीं आया। ये राजनीति का भूत नहीं, इस देश और इस प्रदेश में जो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक यानी बहुजन समाज के लोगों पर जो दिन पे दिन शोषण, अन्याय, अत्याचार जो चरम सीमा पर है, उसको देखते हुए मेरा ये फैसला है कि मुझे समाज सेवा करनी है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना है। जो गरीबों और मजलूम किसानों की आवाज़ जो कोई नहीं बनता है, उनकी आवाज़ बनने के लिए राजनीति में आया हूँ। सपना ये नहीं है कि MP MLA विधायक बनूं, सिर्फ सपना ये है समाज की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम माई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में बुलंद करने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी है, समाज सेवा करनी है। अभी तक ऐसा क्या क्या देखा आपने समाज में कि उसकी वजह से राजनीति में आए हैं? कई बार हम भी देखते हैं कि जो SC समाज है या फिर ST SC OBC समाज जो है, उसके ऊपर आज भी अंबेडकर जी का संविधान होने के बावजूद इस देश में अत्याचार होता है, मैंने भी देखा है। तो अभी आसपास क्षेत्र में आपके हिसाब से ऐसी कोई घटना जो मतलब बहुत ज़्यादा दुखदाई हुई हो? अभी पिछड़े समाज में एक आपने घटना देखी है, अगर आपने इस सवाल को पूछा है तो मैं आपको बता दूं, खीरी लखीमपुर की घटना के बारे में सुना होगा, रामचंद्र मॉल के बारे में। आज पुलिस की कस्टडी में लोगों की हत्या हुई जा रही है। अब तो हमारे जहाँ सरकारी कर्मचारियों के यानी कानून पर जो लोग विश्वास रखते हैं, कानून के अंतर्गत में ही हमारे लोग सुरक्षित नहीं है। अच्छा, ये एक घटना अभी हाल ही की है, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर देश में काफ़ी विवाद मचा रहा है, ऐसा है? अभी आपने देखा होगा, बहराइच देखा होगा, आपने संभल देखा होगा। जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू मुसलमान कराने का प्रयास कर रही थी। दलित समाज के लोगों को तब हिंदू बताया जाता है जब उनका वोट लिया जाता है। दलित समाज के लोगों को हिंदू तब बताया जाता है जब उन्हें मुस्लिमों से लड़ाया जाता है। उससे पहले की घटना आपको पता होगा जनपद गौतम बुद्ध नगर की, जहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तो ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो आए दिन समाज के ऊपर अत्याचार होते रहते हैं, और खासकर दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर ही होते हैं। मतलब पिछड़े समाज को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है अभी भी इस देश में, ऐसा है? देखो, पूरे बहुजन समाज को दबाया जा रहा है। देश के 85% समाज को दबाया जा रहा है, वर्तमान सरकार के द्वारा दबाया जा रहा। और जो दबंग मानसिकता के लोग हैं, गुंडई किस्म के लोग हैं, उनके द्वारा सरकार संरक्षण में उनके ऊपर दिन पे दिन अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। अच्छा, राजनीति में, अच्छा ये बताइए कि राजनीति में मतलब जो आप आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? क्या अभी भी 20 साल उम्र है? और मुझे लग रहा है 3-4 साल पहले से जुड़े हैं कि जल्द? नहीं, देखो, जब उम्र नहीं थी उससे पहले के लिए सामाजिक काम करने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन था। जब उम्र 18 साल के बाद हुई, 18 साल की एज जब क्रॉस की, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी काशीराम में राजनीतिक रूप में आए। अच्छा, उससे पहले सामाजिक काम भीम आर्मी भारत एकता मिशन जो एक संगठन है, जो एक नेता बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ से लोगों को कैडराइज कहकर आज़ाद समाज पार्टी में भर्ती किया जाता है। पहले भीम आर्मी करो, आम हो जाए, अच्छे से समाज हो जाए, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी। हाँ, अच्छा, पूरा प्रोसेस ये चल रहा है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी जो है वो उभरती हुई पार्टी है। बहुजन जो है वो ज़्यादातर उससे जुड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी से। बहुजनों की एक और पार्टी रही है जिससे 4 बार मुख्यमंत्री रही है प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी। तो उस पार्टी में क्यों नहीं गए? उस पार्टी में ऐसा क्या मतलब कोई कमी लगी है या फिर उससे कोई दिक्कत है कि उस पार्टी में क्यों नहीं गए आप? आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद को आपने क्यों चुना? आदरणीय बहन कुमारी जी मायावती जी हमारी बहन है। हाँ। और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। देखो, उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उनकी पार्टी में क्यों नहीं गया। उद्देश्य ये है कि अब समाज पर दिन पे दिन जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके लिए सड़कों पर लाठी कौन कहा रहा है, 250 लाठियां कौन अपनी पीठ पर झेल रहा है, 16-16 महीने जेल कौन काट रहा है, गुंडागर्दी की कार्रवाई कौन झेल रहा है, पैरों के नाखून कौन खिंचवा रहा है, ये सब मैंने अपने आंखों से देखा है जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हुआ।
मैं उनके संघर्ष से प्रभावित होकर आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी भारत एकता मिशन में आया। अच्छा, मायावती की हम बात कर रहे हैं। मायावती में मायावती जो है उनमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी और गए हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगी है। देखो, जो हाँ। मेरा मानना है, जो समाज के लिए अब सड़क पर संघर्ष करेगा वही देश का बहुजन समाज अब उसी के साथ जाएगा। वैसे बहन जी ने बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया, देश के सबसे बड़े सूबे इस उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज उनका बहुत सम्मान करता है। मैं भी सम्मान करता हूँ। जो मानवर काशीराम का सपना है और जो बहन जी का अधूरा सपना है, उसी को हम लोग और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अब आजाद समाज पार्टी जो है वो ज़्यादा पावर में है और बहुजन समाज पार्टी अब नहीं उभर पाएगी? क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब सत्ता की जो चाबी है वो आजाद समाज पार्टी की ओर बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी से फिसलती चली जा रही है। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें भी जो सांसद थे वो भी नहीं निकल पाए थे। ये तो समाज तय कर रहा है, समाज जिसको सड़क पर देख रहा है उसको चुन रहा है। अच्छा। समाज के बीच हम जा जाकर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि समाज के सच्चे व्यक्ति वही हैं जो समाज के दुख दर्द में, देखो नीला गमछा डाल के तो बहुत लोग आएंगे, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, पर सच्चा नीला वाला वही है। ये दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज पर जब अन्याय अत्याचार हो और वो व्यक्ति उनके सुख दुख में शामिल हो, तो समझ लेना भाई व्यक्ति सच्चा नीला वाला है और भाई इस नीले को आगे बढ़ाने वाले हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी जो है वो उभरती हुई पार्टी है इस प्रदेश में, और प्रदेश में ही इसके साथ साथ अभी दिल्ली में भी चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में आजाद समाज पार्टी ने 5 प्रत्याशी उतारे हैं। वहाँ का माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि वहाँ पहले केजरीवाल जो है वो पहले से ही डटे हुए हैं। आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है, वहाँ की बात करें, ऐसा है या नई पार्टी है कि या नहीं है वहाँ के लिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी जो हैं AIM वाले, वो भी वहाँ पहुँच गए, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी जो है वो भी दिल्ली चुनाव में है। तो आजाद समाज पार्टी का वहाँ पर क्या रहेगा? कितने सीटें निकल सकती हैं या नहीं निकल सकती हैं? ये तो दिल्ली के लोग, दिल्ली प्रदेश के लोग तय करेंगे। और जब दलित पिछड़े अल्पसंख्यक, इस देश के गरीब मजलूम किसान पहलवानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, उनकी लड़ाई में कौन साथ था, ये दिल्ली की जनता वोट के रूप में केजरीवाल जी को भी जवाब देने का काम करेगी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देने का काम करेगी। अगर हमने उनके बीच में अच्छा काम किया होगा तो जरूर वो हमें कोर्ट के रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए काम करेंगे, और अगर वहां से हम सफल नहीं होते हैं तो अगली तैयारी करेंगे। हरियाणा हम लड़े, एक भी सीट नहीं आई, पर हमने वहां से कुछ सीखा। हम नई पार्टी हैं, हमने हरियाणा लड़े, वहां से कुछ अगर नहीं हमें मिला तो हमें कुछ सीखने को मिला। अगर दिल्ली से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो वहां से हमें सीख मिलेगी, तो फिर उसी हिसाब से आगे काम करेंगे। फिर 5 साल समाज के बीच रहेंगे, उनके दुख दर्द में फिर शामिल होंगे। इससे पहले जो है सीट मतलब कई सीटें उत्तर प्रदेश में भी लड़े थे लोकसभा के टाइम पर, तो चंद्रशेखर आजाद की नगीना लोकसभा सीट है वो मतलब रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। इसके साथ साथ अब विधानसभा चुनाव है, आपका प्रत्याशी जो है वो मिल्कीपुर में भी पहुंचा है। वहाँ का माहौल क्या रहेगा, कुछ बताना चाहेंगे? आजाद समाज पार्टी काशीराम के तमाम प्रदेश की जो लीगल सेल ने डिसीजन लिया है जी, वो डिसीजन सर्वोपरि है और पार्टी के जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी वो पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर कर बहुत अच्छे मतों से हम उपचुनाव को जीतने का काम करेंगे जी। सभी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और जनता पर ज्यादा भरोसा है, ऐसा है? हमारा गठबंधन किसी पार्टी से थोड़ी होता है, बहुजन समाज के लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हमारा गठबंधन उन्हीं लोगों से है। जनता से गठबंधन? बिल्कुल, जनता से ही गठबंधन है। वोट जनता देती है, कोई नेता थोड़ी देता है। मैंने देखा है कि आप आजाद समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली हमने, आपने बता दिया है। आजाद समाज पार्टी है एक है भीम आर्मी एकता मिशन, एक है भीम युवा आर्मी, एक और है भीम आर्मी जय भीम। तो हम देख रहे हैं समाज में जो मतलब इस देश में, प्रदेश में बहुजन समाज की कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मतलब क्या है ये? देखो पतरा महोदय, मैं आपको बात बता दूं जी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन है जी और आजाद समाज पार्टी काशीराम, ये दोनों एक हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारा एक सामाजिक संगठन है, इस देश में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक गरीब मजलूम किसान पहलवानों की आवाज उठाने के लिए। आजाद समाज पार्टी काशीराम एक हमारा ये राजनीतिक दल है जिसके रूप में हम प्रत्याशी उतारकर और अपनी आगे की राजनीति को तय करेंगे, देश में बहुजन समाज को शासक बनाने का काम करेंगे। और बात रही तमाम और संगठनों की, जो आजाद समाज पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं पद के लिए या किसी के लालच में जिन्होंने और अपने संगठन बनाए जाकर हैं, वो पार्टी के गद्दार लोग थे,
वो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के गद्दार लोग थे। अच्छा, मतलब पार्टी से ही निकलकर इन लोगों ने अपने अलग अलग संगठन बनाए हैं। वो पार्टी के साथ ये वफादारी नहीं, ये गद्दारी थी। अच्छा, समझे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम का कभी दिया अल्प नहीं होता, और बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और कल की मत सोचो भाइयों, क्योंकि जीतने वालों का कोई विकल्प नहीं होता। आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग ये जीतने वालों में से हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह बढ़िया, कविता के माध्यम से ये बात है ये। अच्छा, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, आपके जो है मतलब पार्टी है, अभी भीम आर्मी जय भीम जो है यहाँ फरुखाबाद से भी जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है, और भीम आर्मी युवा से भी एक जिला अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। तमाम तरह से संगठन बढ़ रहे हैं। आपका संगठन है वो अभी किस रूप से आगे बढ़ रहा है? फरुखाबाद में आजाद समाज पार्टी काशीराम, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, पूरी फरुखाबाद के चलो गांव की ओर एक एक घर में भारतीय संविधान को स्थापित कर कर और सब लोगों को वोट की वैल्यू बताकर इस जिले फरुखाबाद के कोने कोने से अभी 2026 का जो इलेक्शन आ रहा है, फरुखाबाद में 30 सीटें हैं जिला पंचायत की। 300 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम की तैयारी है, और 300 सीटों पर हम चुनाव लड़कर और पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर हम जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनाने का काम करेंगे फरुखाबाद में। जिला पंचायती भी है, प्रधानी भी है, और उसके साथ साथ 2027 में विधायकी भी है, विधानसभा का भी चुनाव आ रहा है। देखो, पार्टी है तो चुनाव फरुखाबाद में सभी चुनाव लड़े जाएंगे, और हमारा काम है चुनाव लड़ना और लड़ाना, और पार्टी को मजबूत करना, और पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। जो आने वाले समय में अभी तो हमारा एक सांसद है, आपने देखा होगा संसद के अंदर 502 सांसदों के मुंह पे ताला मारने का काम करता है, विपक्ष और पक्ष के। तो ये है भाई। अच्छा, हमने बात की जो अन्य दल बने हुए हैं, जो संगठन बने हुए हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप विधायकी के लिए या जिला पंचायती के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतारें और ये लोग गड़बड़ करें? हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या उम्मीद है? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोगों से गड़बड़ करने का इंजाम पता है लोगों को? ना, भीम आर्मी दूसरे लोग करें तो वो तो अलग बात है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे भीम आर्मी जय भीम एक संगठन है, एक भीम आर्मी नहीं नहीं नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनसे कोई फर्क नहीं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं तो उनसे हमें क्या फर्क पड़ेगा? हम तो आजाद समाज पार्टी काशीराम से प्रत्याशी उतारेंगे, भीम आर्मी से थोड़ी कोई प्रत्याशी लड़ रहा है, उनसे क्या फर्क पड़ेगा आप बताओ। अच्छा अच्छा, चलिए, पूछना जरूरी है, सवाल रखने जरूरी है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं उन चीज़ों पर। अभी हमने देखा है कि इससे पहले लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, फरुखाबाद में B.R. अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो हटा दी गई थी, और हाल ही में एक घटना हुई है फरुखाबाद में, इधर जहानगंज की ओर, यहाँ पर भी एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई है। वहाँ पर क्या मामला चल रहा है, कुछ पता लगा? देखो, वो मूर्ति वहाँ के दलित समाज के लोगों ने वहाँ पर स्थापित कराई थी, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। और ये सरकार और वर्तमान में जो सरकार के नेतागणों को वहाँ के जो असामाजिक तत्वों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर उस मूर्ति को हटवाया गया है। कोई बात नहीं, जिस दिन हम ताकत में आएंगे उस दिन सबको जवाब देने का काम करेंगे, और फिर हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, और वो हम वक्त आने पर ही आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा तो नहीं लगता है कि ये जो लोग हैं मूर्तियाँ हटा रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, ये बताइए। आप समझो, आज भी इन्हें दलित, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज के, खासकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति, इस देश का इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास 32 डिग्री 9 भाषाएं थी, उस व्यक्ति का ये सम्मान करना नहीं चाहते हैं। वो व्यक्ति इन पे आज भी हजम नहीं हो रहा है। आज अगर ये कुछ कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, तो ये मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं, मूर्ति को हटाने का काम करते हैं। पर इससे हम डरने वाले नहीं, हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, और भारतीय संविधान के साथ हैं, और संवैधानिक दायरे में सब काम करते हैं। पर वक्त आने पे ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा, और वो पुलिसकर्मी भी आपके चैनल के माध्यम से अच्छा याद रखें, और वो असामाजिक तत्व भी याद रखें कि ऐसा न हो बाद में आपकी फाइलें खुलवा कर जिस दिन हम सत्ता संरक्षण में आए और फिर हमें आपको जेलों में ठुसवाना पड़े। ये समाज पर अन्याय अत्याचार बिल्कुल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और खासकर हम बहुजन महापुरुषों का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, तथागत बुद्ध का, किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे देश के अंदर। अच्छा, अपमान और सम्मान की बात जो है वो ये हो रही है, तो एक चीज़ मैंने देखी है सोशल मीडिया पर अक्सर बहुजनों के बीच, और मतलब बसपा और आजाद समाज पार्टी, एक तरह से बहुजन और जनरल ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। मैंने कई तरह की टिप्पणियां देखी हैं, वो एक दूसरे को कोई संतरा कहता है, तो इधर वो नीले कबूतर बोल देते हैं।
ऐसा सोशल मीडिया पे हमने देखा है। इसके पीछे की वजह क्या है कि मतलब आपस में ये लोग लड़ते रहते हैं, मतलब वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। आज भी लोग एक दूसरे का सम्मान करना नहीं सीख पा रहे हैं। यही तो हमारे देश में एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिर्फ ये लोग काम करते हैं। उन्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं अच्छे लगते हैं, हम जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें प्रभु श्री राम अच्छे नहीं लगते। मैं हालांकि किसी का दो में से एक भी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और डॉक्टर अम्बेडकर का मैं सच्चा अनुयायी। एक समय को पत्रकार महोदय आपको पानी पीने का अधिकार ना मिला हो, एक समय आपको कपड़े पहनने का अधिकार ना मिला, और जिस व्यक्ति ने आपको पानी पीने का अधिकार दिलाया हो, जिस व्यक्ति ने आपको कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया हो, वो आपकी जिंदगी में भगवान के रूप में तो होगा। और उन लोगों का कहना है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना भगवान से क्यों कर सकते हो, क्यों करते हो? जिस समय पानी पीने का दलितों को अधिकार नहीं था, जिस तालाब में कुत्ता, जानवर, भैंस, तमाम चीज लोग पानी पी लेते थे, उस तालाब के अंदर बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकले और जिन्होंने यहाँ से लेकर लंदन तक पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद 32 डिग्री हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान हासिल किया और चुनाव लड़े, कानून मंत्री बने। उन्होंने बहुजनों भारतीय संविधान लिखा, उन्होंने बहुजनों की जिंदगी में खुशहाली लाई, तो वो बहुजनों के लिए भगवान ही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुजनों के लिए भगवान है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए सही है क्योंकि एक टाइम हुआ करता था इस देश में जब गले में हांडी टांग दी जाती थी ताकि अगर थूके तो जमीन पर ना गिरे, और पीछे झाड़ बांध दिया जाता था, मतलब झाड़ू बांध दिया जाता था, ताकि अगर आप निकल रहे हैं तो पीछे से पैरों के जो निशान है वो साफ होते चले जाए। बिल्कुल, मतलब इस तरह का इतना गलत व्यवहार किया जाता था। हमने देखा है कई मूवी ऐसी आई हैं जिनमें मतलब मंत्रों को पढ़ने की वजह से एक लड़के की जीभ काट दी जाती है। शूद्रता राइजिंग नाम की मूवी है, देखकर आंसू निकल आएंगे। उसमें इस तरह से इस देश में बहुजन समाज के ऊपर जो है वो अत्याचार किया जाता है। मैंने भी देखी और वाकई आंखों में आंसू आ गए हैं। आप भी देखिए, उस मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह से लोग बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और ऐसा ही आज भी होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर लोग गलत टिप्पणियां करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सारी बातें हो गई, इसके बाद ये बताइए कि आगे का क्या प्लान है आपका? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन में राजनीतिक मतलब जनसेवा करते करते विधायक सांसद बनने के भी ख्वाब देखते हैं? नहीं, ख्वाब नहीं देखते हैं। ये तो देखो, ख्वाब देखने से पूरे नहीं होते हैं, सबको पता है। अगर मैंने समाज के बीच में काम किया होगा, उनके दुख दर्द में पहुंचा हूँ, उनके मान सम्मान की हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी है, इस उम्र में उनके के लिए हमने अपने ऊपर अगर मुकदमे लगवाए हैं, उनके लिए अगर हम हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर उनके लिए दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये अगर आने वाले समय में अगर समाज इस बात को तय करेगा, अगर वो चाहेगा ये उनका भाई समाज के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बनकर काम करे, तो सामाजिक कार्यकर्ता का बनकर काम करूंगा। अगर समाज चाहता है मेरी आवाज सड़क से लेकर मैं देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत सदन और संसद में उठाऊं, अगर समाज कहेगा तो जरूर लड़ूंगा। अच्छा, आंदोलन कितने अभी तक आंदोलनों में गए हैं आप? मैं लगभग फर्रुखाबाद के अंदर 30 से 40 आंदोलन अपने नेतृत्व में कर चुका हूँ, फर्रुखाबाद की से। और अन्य स्टेट के अंदर जैसे मेरा दिल्ली में आंदोलन बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हुए हैं, उन्होंने कम से कम 20 से 25 आंदोलनों में उनमें शामिल हुआ। अच्छा, हमने देखा है आंदोलन के टाइम पे लाठीचार्ज ही हो जाता है, लाठियां ही पड़ी हैं, क्योंकि हम आप कुछ हुआ, क्योंकि इस देश में कहा जाता है कि जब तक आपके ऊपर लाठी ना पड़ी हो और जब तक आप जेल ना गए हो तब तक पक्के नेता नहीं बन सकते, ऐसा कहा जाता है। ऐसा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ भी है। हाँ। तो अब नेता पक्के ही है, पक्के नेता, बिल्कुल पक्के नेता। सब कुछ हुआ है, लाठी भी लगी है, मुकदमा भी लग गया है, जेल भी देख ली है, सब कुछ देख लिया, सीप कार से सब कुछ हर जगह घूमा है। अब किसी प्रकार का कोई डर और कोई भय नहीं है। अच्छा, जेल किस वजह से गए थे, क्या कारण हुआ था? देखो, पुलिस के लोग, अगर हम बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे, अभी आपने क्रीमी लेयर का मामला देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमारे 42 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं वीडियो में कहीं नहीं पाया गया, कोई पुलिस वाला जज के सामने जवाब नहीं दे पा रहा है, पर मुकदमा लिख दिया गया। तो मैं उनके मुकदमों से, ना मैं सरकार के मुकदमों से डरता हूँ, ना सरकार की जेल से डरता हूँ, ना किसी डर। और जेल गया तो उन्हीं बहन बेटियों के सम्मान में गया, समाज पर अन्याय अत्याचार हुआ उसी के लिए गया। एक हमारी बहन की साथ शोषण हुआ था मैनपुरी के अंदर, उस मामले में जेल गया एक बार, और ज्यादा दिन के लिए नहीं गया, पर जैसे 10 दिन तैसे 10 महीने, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये बताइए कि आजाद समाज पार्टी अभी के टाइम पर, अगर फर्रुखाबाद की हम केवल बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कितनी मजबूत है? पूरे मजबूत हैं, कितने, बहुत मजबूत हैं। और सिर्फ फर्रुखाबाद में नहीं, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर मजबूत हैं। आपने देखे होंगे
जब हम रोड पर आंदोलन करते हैं तो 12-12, 13-13 लाख लोग उतरते हैं रोड पे। और आने वाले समय में जब बहुजन समाज के लोग हमको राजनीतिक ताकत देखें तो हम इन्हें बताएंगे कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय कैसे किया जाता है। और वरना फर्रुखाबाद के लोगों को मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन फर्रुखाबाद ने एक हमारे जैसे भाई को, एक हमारे जैसे नौजवान को जिस दिन राजनीतिक ताकत दे दी, तो ये मेरा विश्वास है कि फर्रुखाबाद में एक भी अगर बलात्कार जैसी अगर घटना हो गई तो चौराहे पर खड़ा करके अपनी आंखों के सामने आग ना लगवा दी तो फिर बताना। अच्छा ये बताइए, महाकुंभ का मेला भी लगा हुआ है, लोग कह रहे 144 साल बाद आया, कुछ लोग कह रहे 12 साल बाद आया, सभी लोग जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, आप कब पहुंच रहे हैं? अब हम कुंभ जाकर क्या करेंगे? जितना सरकार ने पैसा कुंभ पर लगाया, अगर इतना पैसा और कहीं पर लगाया होता जिससे इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाता, इस देश के नौजवानों को रोजगार मिल जाता, बच्चों की अच्छी शिक्षा हो जाती, कहीं स्कूल बनवाते, कहीं विश्वविद्यालय बनवाते, उससे भला होगा। कुंभ बनाने से मुझे लग रहा है कोई भला नहीं होगा। चंद्रशेखर आजाद जी का एक बयान भी आया था अभी, जिसमें वो कह रहे थे कि जो जिन लोगों ने पाप किए हैं वो जाके कुंभ में नहाए, हमने थोड़ी पाप किए हैं। वो उस पर क्या कहेंगे? ये चंद्रशेखर आजाद का बयान थोड़ी है, ये तो उनके धर्म ग्रंथ और उनके शास्त्रों में ही लिखा है। अच्छा, कि वहाँ जिन्होंने पाप किए वही पाप धुलने जाते हैं, तो ये बयान उन्हीं का है। पहले उन्होंने कहा है, भाई ने तो उसको दोहरा दिया। अच्छा, इसको देखकर काफी विवाद हुआ है, लोग कह रहे हैं कि मतलब जो शंकराचार्य हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति कौन है जो निष्पापी हैं, हम भी उनके दर्शन करना चाहेंगे, ये भी आरोप लगे हुए हैं। देखो, हमने कोई पाप नहीं की, ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, ना हमें कुंभ नहाने की आवश्यकता है। और जो ये बात कही गई है कि निष्पापी हैं, तो हमने क्या पाप किए? देश में तमाम करोड़ों दिलों की आवाज है, वो करोड़ों मजलूमों की आवाज उठाई है माननीय चंद्रशेखर आजाद ने। तो उन्होंने क्या किया? अगर उन्हें दर्शन करना है तो फिर बागेश्वर धाम पे पीठाधीश्वर की जहाँ पर वो गद्दी लगती है, वहां पर जनसभा की थी। जब उनके भाई सालिग्राम में एक दलित समाज की शादी में तमंचा लहराने का काम किया था और डीजे बंद कराने का काम किया था और उसे जाति सूचक शब्द देकर अपमानित किया था, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां से भाग गए थे। और उन जैसे व्यक्तियों की क्या बात करें जो कहते हैं बजरंगबली मेरे हाथ में है, भगवान मेरे हाथ में है। अच्छी बात है आपके हाथ में, वो आज भी नेत्रहीन है। शंकराचार्य जी ने अपने नेत्र ठीक नहीं कर पाया। अच्छा, एक चीज और है, इस देश में जो है वो पाखंड की बात करें तो पाखंड भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, भगवान में विश्वास रखते हैं? कहाँ है भगवान? देखा है आपने? ना, मैंने देखा है, बहुत से नेता हैं लगे पड़े हुए हैं मंदिर में। आज जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है तब कहाँ चला जाता है भगवान? क्यों नहीं बचाता है? जब छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, गरीब मजलूम मारे जाते हैं, कहाँ चला जाता है? और आजादी से पहले भी 33 करोड़ देवी देवता थे, फिर भी ये देश आजाद नहीं हुआ था। आजादी के बाद भी 33 कोटि देवी देवता हैं, फिर भी ये देश आजाद नहीं हुआ। मैं हालांकि सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, भारतीय संविधान ने ये अधिकार मुझे भी दिया है, मैं जिस धर्म को चाहूँ उस धर्म को मान सकता हूँ, जिसे चाहूँ उसे मान सकता हूँ। मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। उनकी आस्था जिनमें है वो खुश रहे और हमारी आस्था जिनमें है मैं खुश। मैं तथागत बुद्ध को मानने वाला हूँ, जिनका धर्म कहता है बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो मैं उसी रास्ता को चुनता हूँ जहाँ मानव मानव एक समान हो। वहाँ वो कौन सा धर्म है जिस धर्म में दलितों को अछूत बताया गया हो, जिस धर्म में बराबरी का बैठने का अधिकार ना हो, जिस धर्म में पढ़ने का अधिकार ना हो, तमाम चीजें हैं, वो ऐसा कौन सा धर्म? बिल्कुल। अच्छा, कुछ आखिरी सवाल बचे हुए हैं, वो भी पूछ लेते हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी की बात कर ली, अपने बहुजन समाज पार्टी की बात कर ली, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है मन में? तो मन में तो उनके बारे में भी कोई मेरे पास गलत नहीं है। अभी जब अमित शाह जी ने एक बयान दिया था, क्या अम्बेडकर एक फैशन बना रखा है, इतनी बार भगवान का नाम बहुत ज्यादा चालू हुआ था, तो स्वर्ग मिल जाता। चलो, हालांकि स्वर्ग की जरूरत अमित शाह जी को है, बोल रहे भगवान का नाम, हमें जरूरत नहीं है। हमारे के लिए अम्बेडकर फैशन नहीं, अम्बेडकर एक समानता है। अम्बेडकर हमारी भगवान, अम्बेडकर हमारी प्रेरणा स्रोत। जो लाल टोपी वाले नेता हैं जो आज संसद के अंदर संविधान की पुस्तक लिए घूम रहे हैं और जो कहते घूम रहे हैं कि बाबा साहब, अभी आपने लखनऊ में एक पोस्टर देखा था उन्हीं नेताओं का, बाबा साहब है तो हम हैं, और ऊपर जब उस पर पोस्टर के ऊपर फोटो देखेगी तो माननीय अखिलेश यादव जी की लगी और बाबा साहब का उसमें फोटो नहीं, तो आप समझ सकते हो समाजवादी पार्टी की नज़र में और अखिलेश यादव जी की नज़र में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कितना सम्मान है। और ये सिर्फ एक राजनीति करते हैं। इन्हें भी नहीं पता था कि हम शूद्र समाज से हैं, उन्हें भी ये नहीं पता था कि मैं पिछड़े समाज से हूँ। जब वहां से इन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली किया और वो आवास धुलवाया गया, तब वो कहते हैं हमको पता चला मैं पिछड़े समाज से। तो ये लोग सिर्फ बहुजनों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ दलितों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।
और ये सभी लोग, एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है, ये सभी लोग भाजपा और कांग्रेस की तरीका ही काम कर रहे हैं। ये आपकी सोच है समाजवादी पार्टी के बारे में कि बहुजनों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, एक और पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या सोच है आपकी, क्या राय है, बताइए कुछ। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरी राय, मैं सम्मान, हालांकि मैंने आपको बताया मैं सभी का करता हूँ, उनका भी करता हूँ, पर ये देश में जो दलित पिछड़ों को एक फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। सिर्फ उनका वोट लूटकर, उनका वोट लेकर, तब वोट के समय ये उनके घर में खाना खाएंगे जाकर, वोट के समय ये उनको हिंदू बताएंगे जाकर, और वोट लेने के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी पर अन्याय अत्याचार होता है तो वे देश के दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश का संविधान खतरे में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरीके से खतरे में है, ये देश की शिक्षा खतरे में है, ये देश का रोजगार खतरे में है, तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खतरे में है। नौजवान पकौड़े तलने को तैयार है। ये मोदी जी ने कहा कि नौजवान नौकरी लेकर क्या करेगा, वो तो पकौड़े तलेगा। तो पढ़ लिख कर कोई व्यक्ति पकौड़े तलेगा। अच्छा, मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो मतलब क्या गुमराही करके प्रधानमंत्री बन गए, कोई अच्छे काम नहीं किए हैं? आपकी नज़र में एक अच्छा काम बता दो, आप 5 अच्छे काम गिना दो पत्रकार महोदय आप ही। ये तो और ज़्यादा सच्चाई आप भी मत दिखाना। अगर ज़्यादा आप सच्चाई दिखाओगे तो फिर पत्रकारों की हत्या करा दी जाती है। अभी हाल ही में हुई पता है मुकेश चंद्रा की, तो सच बोलने की बिका हुआ मीडिया, देश का खुद ही मीडिया बिका हुआ है। और अगर आप भी कल को, शायद पता नहीं मुझे, अगर बिक जाओ, अगर भाजपा की चाटू करता आप जैसे लोग भी अगर करने लगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पत्रकारों को खरीदने का काम करते हैं। अभी एक मुकेश चंद्रा नामक व्यक्ति ने क्या दिखा दिया, एक सिर्फ सच्चाई दिखा दी, उसकी इसी बात के ऊपर हत्या कर दी गई। क्या सच्चाई देश में दिखा नहीं सकता था? एक पत्रकार का धर्म नहीं कहता है कि ये वो सच्चाई दिखाए। एक पत्रकार का ये धर्म नहीं है कि वो देश के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में जा रहा है, वो इसको दिखा नहीं सकता है। उसने इस बात को दिखा दिया, उस पत्रकार की हत्या करा दी गई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, आप बताओ मुझे। मुझे तो आपके विचार चाहिए, क्या सोचते हैं आप भारतीय? मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी, ये देश का मीडिया खतरे में, ये देश का बहुजन समाज खतरे में, ये देश का संविधान खतरे में भारतीय जनता पार्टी। और ये देश का समाज तभी सुरक्षित होगा और तभी समाज के जीवन में खुशहाली आएगी जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति, एक देश का नौजवान जिसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत ना हो, जिसकी कोई राजनीतिक विरासत ना हो, उस व्यक्ति जैसा जो अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष के बदौलत यहाँ तक आया हो, उस जैसा व्यक्ति जिस दिन प्रधानमंत्री बनेगा, इस देश में तभी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज यानी सर्व समाज के जीवन में खुशहाली आएगी, तभी युवाओं के पास रोजगार होगा, तभी लोगों के पास अच्छी शिक्षा होगी। वरना वन नेशन और वन इलेक्शन की सभी बात करते हैं। क्या आपने पत्रकार महोदय सुना है कि कभी किसी ने समान एजुकेशन की बात की हो, वन नेशन वन एजुकेशन की बात की किसी ने? भाजपा के मुंह से तो नहीं सुना है हमने, और पार्टियों के मुंह से सुना है। तो गरीबों की बच्चाओं को तो वो कटोरा छाप प्राइमरी स्कूल की शिक्षा दी जाती है। क्या प्राइमरी स्कूल में कभी मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़ने जाता है, एक जिलाधिकारी का बच्चा पढ़ने जाता है? अगर वही स्कूल में जिलाधिकारी का बच्चा पढ़े और मुख्यमंत्री का बच्चा पढ़े तो वही स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, वहाँ सिर्फ दलित पिछड़े समाज के बच्चों को सिर्फ मिड डे मील खिलाया जाता है, पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, हमने अभी एक चीज़ देखी, चंद्रशेखर आजाद की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। रोड खराब है और अधिकारियों को देके वहाँ से निकल रहे हैं सड़क पर और खुद भी चल रहे हैं, और फिर अधिकारियों को ये चेतावनी भी दी है कि 15 दिन के अंदर सड़क बन जानी चाहिए। औरंगाबाद की भी हम देख रहे हैं सड़कें बहुत ज़्यादा बेकार है, हमारे गांव की ही सड़क बेकार है, कभी बनती है 1 साल बाद बनती फिर टूट जाती है। आपके क्षेत्र की भी ऐसी सड़कें हैं। यहाँ के सांसद कुछ ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? तो माननीय चंद्रशेखर आजाद की बात ऐसी है, उन्होंने नगीना को पूरे देश के अंदर नगीना ही बना दिया है। और ये 15 दिन की चेतावनी नहीं है। अगर 15 दिन में वहाँ की सड़कें नहीं बनी तो वहाँ के जो भाजपा के नेता हो, चाहे वहाँ का जिला अधिकारी हो, चाहे वहाँ का प्रशासन हो, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को नहीं झेल पाएगा, इसलिए वहाँ बनेगी। और फर्रुखाबाद में माननीय सांसद जी के घर की तरफ आपने जाते हैं, बहुत सड़क देखी है आपने? तो ये सवाल माननीय सांसद जी से पूछना और यहाँ के भाजपा के जो सांसद विधायक हैं उनसे बोलना, और जिस दिन मैं विधायक सांसद बन जाऊँ आपको ऐसी सड़कें नहीं मिलेंगी, बदल जाएंगी। चलिए, कुछ दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं सेटअप पर बैठे हुए, तो उनसे सवाल किए गए। नहीं, बिल्कुल करना, और करना भी जरूरी है। ये सड़कें क्यों नहीं बनी? लोग वोट देते हैं और आर्टिकल ये 99 जो संविधान की एक धारा है उसके तहत आपका भी अधिकार है और मेरा भी अधिकार है सत्ता से सवाल पूछना। जैसे सांसद जी की हम बात कर रहे हैं, सांसद जी को लेकर अभी मुकेश राजपूत जी जो फर्रुखाबाद के सांसद हैं, हाल ही में एक मतलब घटना हुई, संसद में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने धक्का दे दिया।
जी मानता हूँ कि सांसद जी का आपने एक बयान सुना था जिसमें सांसद जी माननीय मुकेश राजपूत जी खुद ही कह रहे हैं राहुल गांधी जी हमसे आगे खड़े थे और जो धक्का आया है वो पीछे से आया है। तो इसका मतलब सोची समझी एक भाजपा के लोग जब फंस जाते हैं किसी पॉइंट पे या किसी बात पे तो ये बचने का प्रयास करते हैं और तभी इसी तरीके के ये ड्रामा बनाने का काम करते हैं। पहले फर्रुखाबाद में कब तक क्या हो सकता है? हम देखते हैं फर्रुखाबाद अभी पिछड़ा जिला है। आपके अनुसार आपको क्या लग रहा है, फर्रुखाबाद की राजनीति इसी तरह चलती रहेगी या फिर फर्रुखाबाद में कुछ विकास को लेकर बदलाव होंगे? नहीं, बदलाव जरूर होंगे जिस दिन आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोगों के हाथ में ताकत आएगी, हम जैसे नौजवानों के हाथ में ताकत आएगी और हम जैसे लोग इस देश के विधानसभा और संसद, देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत में हमारे जैसे युवा और तमाम आजाद समाज पार्टी काशीराम में जो नेतृत्व में काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग अगर पहुंचेंगे इस देश की न्याय पंचायत में तो जरूर फर्रुखाबाद की राजनीति में बदलाव होगा। अच्छा, हमने बसपा के बारे में पूछ लिया, भाजपा के बारे में पूछ लिया, फर्रुखाबाद के बारे में पूछ लिया। ये सवाल और आपसे कि बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी जो हैं उन्हें तो सब जानते हैं, एक और उभरते हुए नेता हैं जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, उनके बारे में क्या विचार है? वैसे उनके भतीजे हैं ये हमने आपके मुंह से सुना, वैसे हम पता नहीं उनके बारे में, मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं है। आपने कहीं सड़क वगैरह पे उन्हें देखा है क्या समाज के लिए लड़ते वगैरह? वो मुझे नहीं पता पर मैंने नहीं देखा है। पर अगर आपने भतीजे बताया है तो यानी उन्हें जो राजनीति है वो उन्हें विरासत में मिली हुई है। ये एक आंदोलन है बहुजन समाज का और ये आंदोलन कभी एक परिवार के व्यक्ति ने नहीं चलाया। सबसे पहले ज्योतिबा फूले जी ने चलाया, जो महाराष्ट्र के थे। फिर छत्रपति साहू जी महाराज जी ने चलाया, वो भी महाराष्ट्र के थे। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चलाया, वो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। फिर उसके बाद इस आंदोलन को मानवर काशीराम साहब ने चलाया जो पंजाब के थे। फिर इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश में जन्मी बहन कुमारी मायावती जी जो गौतम बुद्ध नगर में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने चलाया। उसके बाद उस आंदोलन को जो मानवर काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में चला रहे हैं वो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिनका जन्म हुआ। ये एक आंदोलन इसी प्रकार से चलता आ रहा है बहुजनों का, जो कि एक परिवार के लोगों ने कभी से नहीं चलाया। और जो लोग आंदोलन चलाते रहे उनका अपने परिवार से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और ये आंदोलन कोई परिवार का व्यक्ति नहीं चला सकता है। आकाश आनंद, शायद मैंने उनका नाम नहीं सुना है तो उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। हाल ही में प्रधानी का भी चुनाव आ रहा है, जिला पंचायती का भी आ रहा है, विधायकी का भी आ रहा है, 2-3 साल है अभी। कौन सी सीट से लड़ने के लिए तैयारी है आपकी? देखो, फिलहाल पार्टी ये सब चीज़ें डिसीजन तय करेगी, वो तो ठीक है। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो फिर कायमगंज की विधानसभा से ही लड़ूंगा और विधानसभा का ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे सड़क पे तो बहुत दिन आवाज़ उठाते हो गए और सड़क से जब संसद तक अपने संघर्ष की बदौलत माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करके कायमगंज की विधानसभा से, जहां से समाज के लोग अगर आशीर्वाद देंगे तो उनकी आवाज़ इस प्रदेश की न्याय पंचायत लखनऊ में जरूर उठाऊंगा जाकर। और कुछ बात जो मैं ना सोच पा रहा हूँ और आपको पहनी हो हमारे कैमरे? देखो, अब मैं यहाँ सभी समाज के युवाओं से आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो बीत गया कल वो आज नहीं होता, सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ वो बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे ताज नहीं होता। अगर आज नौजवान संघर्ष कर रहा है तो कल इस कौम के सर पे ताज होगा। INDC नेटवर्क चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखा आपने किस तरह से इस इंटरव्यू को में अतुल कठेरिया जी से बहुत सारी हमने बातचीत की और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इनका मतलब इनका जो ड्रीम है वो क्या है, आगे क्या करना चाह रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी की इस समय स्थिति क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई। अब इस पूरी वीडियो को लेकर इसमें क्या आपको खास लगा, आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं।